तो हमने पिछली क्लास में जो जो चीजें करी वो हमने अभी रिवाइज कर ली देव, राइट? तो अब आज की क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास हमारी छोटी सी क्लास है और बहुत इजी सी क्लास है। पिछली दोनों क्लासेस में ज्यादा समझने वाली चीजें थी। आज की क्लास हम्म। में तुमने फाइल भी देखी होगी जो मैंने लास्ट टाइम भी भेजी थी। छोटी सी फाइल है और बहुत अच्छी सी इजी सी हमारी फाइल है वो। ठीक है। हाँ। तो आज हमें सबसे पहले तो जो पढ़ना है वो ये है कि टैक्स क्या होता है। हमने पढ़ा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स को दो तरह से डिवाइड करा जा सकता है, टैक्सेबल रेवेन्यू और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू, राइट? हमने ये पढ़ा था कि भाई टैक्सेबल रेवेन्यू और नॉन टैक्सेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये बताओ टैक्स क्या होता है, बताओ। तो टैक्स बताओ जो देव। गवर्नमेंट जो टैक्स जो होता गवर्नमेंट, है, जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ देव कि क्या टैक्स देना कंपलसरी होता है या मर्जी होती है? कंपलसरी होते हैं। कंपलसरी होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई जो टैक्स है ना, इट इज अ लीगल कंपलसरी पेमेंट। ठीक है। तो अगर ये कंपलसरी पेमेंट है, इसका मतलब हम चाहें या ना चाहें हमें ये पैसा देना पड़ेगा। अगर कोई चीज हाँ। हमको देनी ही देनी पड़ रही है, अगर कोई डिसीजन हमें मम्मी का मानना ही पड़ेगा, अगर कोई डिसीजन ऐसा है जो मम्मी ने आपको बोल दिया करना ही करना है, तो हाँ। उसको हम एक वर्ड नहीं बोलते, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्पोज। हम कहते हैं ना कि ये तो अपनी बातें इम्पोज कर रही है मम्मी, है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी, राइट? तो मैं कह हाँ। सकता हूं कि भाई टैक्स इज अ लीगल कंपलसरी पेमेंट imposed by the government, imposed by the। गवर्नमेंट। अच्छा, ये नॉर्मली सिर्फ लोगों को टैक्स देना पड़ता है या कंपनीज को भी टैक्स देना पड़ता है? कंपनीज को भी देना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ ऑन पीपल एंड कॉरपोरेशंस। हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि भाई अगर तुमने टैक्स दिया है, तुम्हें पता है जो तुम टैक्स देते हो उसी से तुम्हारे लिए सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, राइट? हाँ। बट क्या तुम ये कह सकते हो कि क्योंकि मैंने टैक्स दिया है तो मेरे घर के वाली सड़क के, घर के बाहर जो सड़क है उस पे तो मैं ही चलूंगा? नहीं। नहीं। तो क्या तुम ये कह सकते हो सरकार को कि चलो मैंने तुम्हें टैक्स दिया था ना, अभी इस बार ना इस महीने ना मेरे को क्या है कि एक प्ले स्टेशन खरीदना है, तो मेरे पे हाँ। पैसों की कमी पड़ रही है, तो ऐसा करो लाओ पैसे दे दो, प्ले स्टेशन लेकर आऊंगा? नहीं। 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 तो मतलब तुमने ये लीगल कंपलसरी पेमेंट कर तो दी, बट क्या तुम इससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हो? नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज विदाउट एनी रेफरेंस टू द डायरेक्ट बेनिफिट फॉर द टैक्स पेयर। कह सकता हूं मैं ये बात देव? तो हमने हाँ। कहा कि टैक्स एक लीगल कंपलसरी पेमेंट है जो सरकार ने इम्पोज करी है, किसके ऊपर? लोगों के ऊपर और कंपनीज के ऊपर। और कोई भी ऐसा जिक्र सरकार ने नहीं करा कि भाई टैक्स पेयर को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। हाँ। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ये तो हमने बात करी किसकी? टैक्स की डेफिनेशन की। अब हमारे दो तरह के टैक्स आ जाते हैं। कौन से होते हैं वो दो तरह के टैक्स, कुछ पता है आपको देव? एक कौन होता से? है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है देवी? आपको पता होना चाहिए, आपने नेशनल इनकम की वीडियोस देखी हैं। कौन सा होता है इनडायरेक्ट टैक्स? वो जो बताओ। गुड्स वगैरह पे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसकी खास बात क्या होती है वो भी मैंने उस क्लास में बताई थी। देखो मैंने बताया था कि आपने एक पेन खरीदा, ये मैंने हाँ। डाउट वाली क्लास में भी बताया था।
अच्छा आपने वो, एक हाँ याद है। पेन, आया याद, आपने एक पेन खरीदा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब हाँ आपने जो उसको। पेन खरीदा उस पे टैक्स देना बनता किसका है, कंपनी का, हाँ बट कंपनी वसूल किससे कर रही है, आपसे। कंपनी हाँ किससे पर। वसूल कर रही है, आपसे। हाँ तो मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया एक्चुअल बर्डन ऑन वन पर्सन, एक्चुअल बर्डन, एक मिनट और अच्छे से कर देते हैं इसको। हाँ, तो आई कैन से indirect tax is the tax when liability to pay is of one person but actual burden falls on different person। लाइबिलिटी तो कंपनी की है, ले हमसे रही है, मूवी देखने गए तो जो उस पे जीएसटी लगा, राइट, लाइबिलिटी है उस कंपनी की जिसने मूवी बनाई है, और टैक्स कौन दे रहा है, हम जिसने मूवी देखी है, देखिए। राइट। तो इसके जो हाँ एग्जाम्पल हैं वो क्या होते हैं, सबसे मेन होता है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके अलावा अब इतना नहीं लगता, जीएसटी से पहले लगता था बट अभी भी कुछ कुछ चीजों पर लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, राइट। इसके अलावा हाँ एक्साइज ड्यूटी अब बहुत कम चीजों पर लगती है। जब से देखो जीएसटी आ गया है ना, उसके बाद से बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं, बहुत लिमिटेड, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये सब हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स कौन सा हुआ, अब मान लो कंपनी जो है, जिस कंपनी ने हमसे क्या करा, मूवी टिकट के ऊपर जो टैक्स लगा वो तो हमसे ले लिया, अब अल्टीमेटली उस कंपनी ने, एंटरटेनमेंट कंपनी ने प्रॉफिट भी तो कमाया होगा, हाँ है ना। अब उस प्रॉफिट के ऊपर भी तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तुमने जो चीजें बना के लोगों को बेची उस पर भी टैक्स तुमने दिया, पर वो टैक्स हम्म, तुमने लोगों से वसूल कर लिया, तो वो तो क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स। अब तुमने अल्टीमेटली जो प्रॉफिट कमाया वो तो अपने घर के लिए कमाया ना भाई, वो तो अपनी हाँ कंपनी के लिए कमाया है। अब हाँ जब तुम्हें प्रॉफिट होगा उसके ऊपर भी तुम्हें क्या देना पड़ेगा, टैक्स। उसमें याद है इनकम मेथड के अंदर एक टर्म कराई थी, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, इनकम मेथड, हाँ नेशनल इनकम की वीडियो में, हाँ। राइट। सो डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है क्या, डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स when liability to pay and actual burden falls on the same person, राइट। जब लाइबिलिटी और उसको पे करने की जिम्मेदारी, उसको पे करने की ऑब्लिगेशन, बर्डन दोनों एक ही इंसान पर हो, वो क्या कहलाता है, हमारा डायरेक्ट टैक्स। करेक्ट है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इनकम टैक्स, जिसको हम पर्सनल इनकम टैक्स भी बोलते हैं, हाँ राइट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स के और भी नाम होते हैं, इनकम मेथड की नेशनल इनकम वाली क्लास में डिस्कस करा था। कॉर्पोरेट टैक्स बोल लो, कॉर्पोरेशन टैक्स बोल लो, प्रॉफिट टैक्स बोल लो, डायरेक्ट टैक्स पेड बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बोल लो, सबका मतलब सेम है। ओके हाँ ओके। तो ये हो गए हमारे क्या, डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये तो हमारा था क्या, टैक्स की डेफिनेशन और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स। राइट। तो चलो अब इसको रीड करते हैं। हाँ, तो कंसेप्ट ऑफ टैक्स क्या कहता है, कंसेप्ट ऑफ टैक्स, इट इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट, जो हमने अभी बात करी, किसने हाँ इम्पोज करी है, गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है,
किसके ऊपर? ऑन द इनकम ऑफ पर्सन्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, इनकम ऑफ द पर्सन्स एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज, without any without reference to any direct benefit to the taxpayer. ठीक है। हाँ फिर टैक्सेबल रेवेन्यू के दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। लाइबिलिटी टू पे टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन एक ही इंसान पर पड़े तो डायरेक्ट टैक्स, वही एग्जांपल है जो हमने अभी बात करी, राइट। हाँ लाइबिलिटी टू पे टैक्स एक इंसान पर है बट एक्चुअल बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर दिया गया, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। जैसे वो वही दे रहा है एग्जांपल कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कलेक्ट हाँ तो गवर्नमेंट करती है, किससे? मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, लेट्स से यू परचेज, so let's say you purchase a chocolate, ठीक है। अब आपने जो चॉकलेट खरीदी नेस्ले की, नेस्ले चॉकलेट, गवर्नमेंट किसके कलेक्ट करेगी टैक्स? गवर्नमेंट लेगी नेस्ले से। गवर्नमेंट किससे लेगी टैक्स? नेस्ले से। नेस्ले से। बट जो नेस्ले है वो ये टैक्स किससे रिकवर कर लेगा? वो टैक्स रिकवर कर लेगा कस्टमर कस्टमर, राइट। तो ये टैक्स क्या बन गया? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, हाँ ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसके अंदर ही। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो अब इसको नोट डाउन करते हैं, राइट। तो हेडिंग डालो, हाँ कंसेप्ट ऑफ टैक्स, कंसेप्ट ऑफ टैक्स। डाली हेडिंग? हाँ तो अब इसमें लिखो, टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज अ लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by the government, imposed by the government on income of the person, on the income of the person and profit of the companies, and profit of the companies without reference to, without reference to any direct benefit, without reference to any direct benefit to the taxpayer. ठीक है, लिखा इतना? हाँ लिख दिया। इसके अंदर अब इसका एक वही दो पार्ट्स कर दो इसके, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में लिखो, when liability to pay tax, when liability to pay tax and actual burden of paying the tax, when liability to pay tax and actual burden of paying the tax
falls on the same person, falls on the same person, it is termed as direct tax. It is termed as direct tax. लिखा? हाँ For example, personal income tax, corporate tax, etc. Right? Next heading डालो, indirect tax. डाला? उसमें लिखो when liability to pay tax is on one person, when liability to pay tax is on one person, but the actual burden of paying the tax is shifted to another person. The actual burden of paying the tax is shifted to another person. It is termed as indirect tax. It is termed as indirect tax. For example, goods and services tax, ब्रैकेट में लिख लेना GST, कॉमा वैल्यू एडेड टैक्स, ब्रैकेट में लिख लेना VAT, वैट, क्या लिखा? वैल्यू एडेड टैक्स, कॉमा कॉमा एक्साइज ड्यूटी, एक्सेट्रा. राइट? ओके. हाँ, तो देव, हमने जब वहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट्स करी थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने पढ़ा था दो तरह की रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं. कौन सी? टैक्सेबल रेवेन्यू एंड नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू. राइट? टैक्सेबल रेवेन्यू को अभी अभी हमने डिटेल में पढ़ लिया कि टैक्सेबल रेवेन्यू क्या होता है. राइट? अब हमें पढ़ना है नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू क्या होता है. अब हमें क्या पढ़ना है? नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू मतलब सरकार का वो रेगुलर नेचर का रेवेन्यू. ठीक है, देखो ये दोनों ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, मतलब ये वो रेवेन्यू है जो सरकार को रेगुलरली मिलता रहता है. वो रेवेन्यू जो सरकार को रेगुलरली मिलता तो है, बट उन सब सोर्सेस से जहां से टैक्स, मतलब फ्रॉम द सोर्सेस अदर देन टैक्स. टैक्स के अलावा ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से सरकार को रेवेन्यू मिलता है और वो बहुत रेगुलर रेवेन्यू है. राइट? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू में आ जाती हैं, तो इसके अंदर अब हमको वो चीज पढ़नी है. राइट? तो वो क्या कह रहे हैं? नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्सेस. फिर वो कह रहे हैं किस तरह के हो सकते हैं, तो देखो एक एक करके टर्म देखते हैं, हमें समझ आ जाएगी. प्रॉफिट अर्न्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन सी होती हैं, बताओ मुझे. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं देव गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज. ठीक है? जो कंपनीज गवर्नमेंट ने ओन करी हुई हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो उससे जो प्रॉफिट सरकार कमा रही है, प्रॉफिट तो देखो रेगुलर रेवेन्यू होता है ना. राइट?
तो अब जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इससे रेवेन्यू प्रॉफिट कमा रही है वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, रेगुलर रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। और क्योंकि ये टैक्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। ठीक है, हाँ ओके। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगेन ये मैंने उस टाइम भी बताया था, अगर हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, डिविडेंड मिल रहा है, राइट, तो वो तो रेगुलरली मिलेगा। जिस तरह हम पे कर रहे थे तो रेगुलरली पे कर रहे थे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो जो मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, रेगुलरली मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट। और क्या ये टैक्सेस हैं, क्या ये टैक्सेस हैं, नहीं ना, ये टैक्सेस तो नहीं है, नहीं। राइट, तो ये भी हो गया नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। ओके, इसके अलावा मान लो कि सरकार से किसी ने लोन लिया था, वो लोन के ऊपर सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी रेगुलर नेचर की हाँ इनकम है, बट टैक्सेबल नहीं है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो लोन दिया था गवर्नमेंट ने उसके ऊपर उसको लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑल राइट, हाँ उसके बाद फीस रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग सर्टेन सर्विसेज टू द पब्लिक, राइट, सरकार कुछ सर्विसेज देती है, जैसे हम पासपोर्ट बनवाते हैं जाके, हम कोर्ट में कभी कभी फीस पे करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ना के बराबर थोड़े पैसे तो देते ही हैं, राइट। तो ये सारा का सारा जो पैसा है, सरकारी हॉस्पिटल में भी ना ना करके थोड़ा बहुत पैसा तो देना पड़ता ही है, तो ये हाँ सारा पैसा सरकार को रेगुलरली मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू हो गया, ये भी क्या हो गया, नॉन टैक्सेबल नॉन रेवेन्यू। टैक्सेबल। इसके अलावा हम सड़क पे गए, हमारा चालान कट गया, रोज लाखों करोड़ों चालान कटते हैं, हाँ ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं, ठीक है, लॉ को तोड़, इन्फ्रिंजमेंट लॉ ऑफ लॉ मतलब लॉ को तोड़ने पर जो फाइन और पेनल्टी लगे, तो ये भी नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, हाँ इसके अलावा हाँ मान लो मुकेश अंबानी कितना ही अमीर हो जाए, बट आज भी अगर उसको ट्रेन चलानी है तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आज भी काम करने के लिए सरकार की परमिशन लेना जरूरी है, राइट। और सरकार वो लाइसेंस देने के लिए, वो परमिशन ग्रांट करने के लिए जो फीस चार्ज करती है, वो भी क्या है, मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट है। और कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू। ठीक है, हाँ इतनी बात समझ में आई अच्छे से, हाँ ओके। तो हेडिंग डालो, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू एंड इट्स कंपोनेंट्स, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, और फिर उसके बाद खुद से लिखो, ट्राई करो लिखने का, जो जो मैंने अभी सारे कंपोनेंट्स पढ़ाए थे। ओके, ओके, हाँ ओके। तो देव लिख लिया, लिख लिया देव, सारे के सारे कंपोनेंट्स लिख लिए। देव, हाँ लिख ली। ओके, सो चलो लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा चलो, मेरे को एक बार वो भी रिवाइज करा दो तुम, मैं एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भूल गया था, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जो किया था, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट, बताओ बताओ, क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट। हम्म, अरे हमने बहुत सारी चीजें करी थी रिसोर्सेस को रीएलोकेट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों की प्रोडक्शन हो, और लिकर, सिगरेट्स और ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है वो कम से कम हो, हाँ इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो, जिससे अमीर अमीर ना होता जाए और गरीब गरीब ना होता जाए। हाँ ठीक है, जब लोग हाँ ऑलरेडी खर्चा कर रहे हो तो तुम लोग तो सरकार ज्यादा खर्चा नहीं करती, राइट, और वो जानबूझ के डेफिसिट बजट लेकर आती है जिसमें खर्चे कम दिखाती है वो। और अगर लोग खर्चा नहीं कर रहे होते तो सरकार ज्यादा खर्चा करती है।
ओके, हम्म, तो जब सरकार ज्यादा खर्चा करती है, अच्छा तो सरकार ज्यादा खर्चा करती है तब डेफिसिट बजट होता है, अदरवाइज सरप्लस बजट लाती है सरकार, राइट। तो हमने ये चीज पढ़ी थी, टू अटेन हाँ इकोनॉमिक हाँ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें करी थी, रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा यार। रिवाइज तो तुमको ही करना पड़ेगा ना, वो तो मैं नहीं कराऊंगा घर आके, है ना। हम्म, तो रिवाइज तो खुद से पढ़ो तो सही, देखो मैं कितनी आराम आराम से सारी चीजें करा रहा हूँ, बट उसके बाद भी तुम नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा, राइट। हाँ ओके, तो हमें पता है कि भाई दो चीजें होती हैं बजट में, एक होती है क्या, बजट, बजट रिसिप्ट्स, एक होती है क्या, बजट रिसिप्ट रिसिप्ट्स, और दूसरी क्या होती है, बजट एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या होता है, बजट बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। अब देखो जब हम इन दोनों को बनाएंगे तो हमारे पास तीन ही तो सिचुएशन होंगी ना। या तो हो सकता है हमने जब हिसाब लगाया तो हमने देखा आने वाले साल में हमारे खर्चे और हमारा रेवेन्यू दोनों इक्वल होने वाले, ठीक है। तो सरकार को लगा आने वाले साल में हमारे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल। इक्वल होंगे। उस केस में जो हमारा बजट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैलेंस्ड बजट। वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट। ओके। हाँ अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी सिचुएशन होगी कि भाई बजट रिसिप्ट इज नॉट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर। आने वाले साल में जो हमारे खर्चे और रेवेन्यू है वो दोनों अलग अलग हैं, ऐसा हमें लगता है, ठीक है, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ये वाला बजट हाँ क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट, राइट। हाँ इसको मैं एक बार के लिए बी आर लिख रहा हूं और इसको बीई लिख रहा हूं, ठीक है। हम्म, अब अगर मैं इसके सब पार्ट्स बात करूं अनबैलेंस बजट में, तो क्या चीजें होंगी, या तो मेरी बजटरी रिसिप्ट्स ज्यादा होंगी बजटरी एक्सपेंडिचर से, या तो मेरी बजटरी रिसिप्ट्स कम होंगी बजटरी एक्सपेंडिचर से। हाँ आने वाले साल में जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है सरकार का वो सरकार के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, या फिर जो आने वाले साल में एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से कम होगा, कम होगा। ठीक है। अगर ज्यादा होगा रेवेन्यू तो उसको हम कहेंगे क्या, सरप्लस बजट, उसको हम क्या बोलेंगे, सरप्लस बजट। और अगर कम होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट डेफिसिट बजट। बजट, राइट। सो सरप्लस बजट कब हाँ होगा, व्हेन estimated budgetary receipts are more than estimated budgetary expenditure। डेफिसिट बजट कब होगा, जब estimated budget receipts are less than budgetary expenditure। ओके, हम्म, हम्म, ठीक है, तो इसको रीड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट। बैलेंस तब जब एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल है, और अनबैलेंस जब ये अनइक्वल है। सरप्लस हाँ कब होगा, व्हेन एस्टिमेटेड बजटरी रिसिप्ट ज्यादा हैं, और डेफिसिट कब होगा, जब एस्टिमेटेड बजटरी रिसिप्ट्स कम है लेस। एस्टिमेटेड बजटरी हाँ कम है। एक्सपेंडिचर से, हम्म, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो, हाँ टाइप्स ऑफ बजट, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ बजट। तो उसके अंदर ना ऐसा करना, एक चार्ट बना लेना, राइट। सो इसका चार्ट ऐसे बनाना, सबसे पहले लिखा क्या, टाइप्स ऑफ बजट, ओके। हम्म,
यहाँ पर आ गया क्या, बैलेंस्ड बजट। यहाँ पर आ गया क्या, अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है। यस सर। फिर उसके अंदर अनबैलेंस बजट में भी दो बन जाएंगे हमारे। यहाँ पे डेफिनेशन भी आएगी अनबैलेंस बजट की पहले, तो अभी बनाओ मत, पहले देखो सिर्फ। यहाँ पर एक बन जाएगा हमारा सरप्लस बजट, और दूसरा कौन सा बन जाएगा, डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट। बहुत बढ़िया। राइट, तो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बजट हेडिंग डालो, उसके अंदर ये बनाओ बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। फिर बैलेंस बजट के नीचे लिखो, budget is set to be balanced, budget is set to be balanced when estimated budget receipts, and estimated budget expenditure of the government is equal in a financial year, right? हाँ। अनबैलेंस बजट के नीचे लिखो, बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड, जो अभी सेम लिखवाया वही लिखेंगे, बस इक्वल की जगह अनइक्वल आ जाएगा। बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड व्हेन estimated budget revenue या estimated budget receipts and estimated budget expenditure of the government is not equal in a financial year, not equal या unequal, right? लिख लिया ये। अब इसके अंदर दो पार्ट्स बना दो, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट, जैसे बनाए हुए हैं। ठीक है। सरप्लस बजट में लिखो, surplus budget is a budget, surplus budget is a budget when estimated budget receipts are more than estimated budget expenditure, when estimated budget receipts are more than estimated budget expenditure of the government in a financial year, right? डेफिसिट बजट के अंदर लिखो, deficit budget is a budget when estimated budget receipts are less than the estimated budget expenditure of the government in a financial year. Right? हाँ। ओके देव, सो यही था आज की क्लास में। आज की क्लास छोटी इसलिए रखी थी क्योंकि रिवाइज करना था पहले सारी की सारी चीजें जो हमें करनी थी।
बट हाँ, या साथ साथ पढ़ना जरूरी है, साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर पीछे रह जाओगे और नहीं समझ में आएंगी बाद में चीजें। ठीक है देव? ठीक है। सो ओके देव, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलते हैं इसके बाद। हाँ। ओके, बाय। बाय।